स्वागत है आप सभी का एनएफए नेट क्लास में। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में पूछे गए सारे सवालों के जवाब को डिस्कस करेंगे। और ये जो सेशन हुआ था दिसंबर 2022 वो 11 मार्च 2023 में हुआ था और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का एक और एग्ज़ाम दिया गया था जो कि 15 मार्च को हुआ था। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि यूजीसी नेट ने कितने सवाल पूछे थे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से और किन किन पैटर्न में पूछे थे, किन टॉपिक्स में पूछे थे, वो सभी को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो क्या बोल रहा है, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स है। क्वांटिफाइड मतलब कि यहाँ पर आपको जो हमने 4 क्वांटिफायर्स पढ़े थे, क्या क्या, ऑल था, ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। ये जो 4 क्वांटिफायर्स पढ़े थे उनसे ही एक स्टेटमेंट बनाया गया है। और ये जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में आपको क्या पूछा है, नेगेशन पूछा है। नेगेशन मतलब कि उसका अपोजिट पूछा है, उसका कॉन्ट्राडिक्ट पूछा है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूँ, एक नॉर्मल से स्टेटमेंट देती हूँ कि सम ए आर बी है, ठीक है। और इसी स्टेटमेंट का मैं क्या चाहती हूँ कि नेगेशन क्या होगा, इस स्टेटमेंट का हम नेगेशन चाहते हैं। तो इस स्टेटमेंट को नेगेशन में क्या लिखेंगे कि नो ए इज बी होगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट अगर हम नेगेशन की बात करेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का, तो क्या हो जाएगा, नो में चेंज होगा। मतलब कि जो सम है, जो कुछ है, वो नो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल रखा है, कुछ क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स रखे हैं एग्जाम्पल्स के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पहला जो स्टेटमेंट दिख रहा है, ऑल डॉग्स बार्क, और अगर मैं इसी का ही नेगेशन पूछूंगी तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सम डॉग्स डू नॉट बार्क। ये किस तरीके से हो जाएगा, सम डॉग्स डू नॉट बार्क। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि अगर कोई ऑल क्वांटिफायर्स है और उसका हमें नेगेशन बताना है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सम और नॉट में, मतलब सम नॉट में कन्वर्ट करेंगे, जस्ट उसका अपोजिट। उसी तरीके से एक और स्टेटमेंट है, मोस्ट कार्स आर इनएक्सपेंसिव। मोस्ट यानी कि सम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर नेगेशन क्या हो जाएगा, नो कार इज इनएक्सपेंसिव। ओके, सो ये था अपना सेकेंड स्टेटमेंट। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, सम पीपल आर बॉर्न लकी। तो इसके लिए नेगेशन क्या हो जाएगा, नो पीपल आर बॉर्न लकी, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो आई होप आपको जो एग्जांपल्स मैंने दिए थे, स्टेटमेंट्स के एग्जांपल दिए थे, उससे आपको समझ में आया होगा कि नेगेशन कैसे लेना है। अगर सम है, मोस्ट है, तो वहाँ पर हमें नो में उसका नेगेशन लेना है। अगर ऑल है तो सम नॉट लेना है और उसी का जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन दिया है हम लोग को, सम स्टूडेंट्स आर लाइक हॉकी। ओके, तो कैसे स्टेटमेंट दिया है, सम में दिया है, हमें इसको नेगेशन बताना है। तो नेगेशन क्या हो जाएगा, नो में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट्स हॉकी को लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, मतलब कि डिसलाइक में जाना है। तो क्या हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट्स डिसलाइक हॉकी। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है हम लोगों की, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर आर एस फॉलोस। मतलब कि एक ऑर्डर्ड पेयर दिया, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर दिया है और उनके बीच में कैसा रिलेशन है वो हमें बताना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से लिया गया है, तो सेट एंड रिलेशन टॉपिक से लिया गया है, जहाँ बस आपको पूछा है कि ये जो रिलेशन है वो कौन से टाइप का रिलेशन है, क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, या फिर वो टोटल ऑर्डर रिलेशन है, ये पूछा है। तो अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये रिलेशन है क्या, मतलब इसमें
इक्विवेलेंस, पार्शियल ऑर्डर और टोटल ऑर्डर रिलेशन होता क्या है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि अगर कोई हमें सेट्स दिया है, ठीक है, और उसे हमें रिलेशन प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, तो आपको सिंपली बस 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी सिमेट्रिक, क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी वो होती है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ है वो इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए रहती है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में होता क्या है तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। इसमें हम लोग को क्या देखना रहता है कि जब कोई एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करता है या खुद के साथ पेयर बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कोई एक एलिमेंट है, जब वो खुद के साथ रिलेट करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और वो जो ए है वो बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन सेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एलिमेंट्स का सेट लेते हैं और यहाँ पर मैंने 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स लिए हैं, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अगर मैं इसको रिफ्लेक्सिव बताना चाहती हूँ, ठीक है, तो हमें रिलेशन सेट में कैसा पेयर मिलना चाहिए, 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का, ठीक है। इस तरीके का हमें पेयर्स मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई एक एलिमेंट है जो खुद के साथ रिलेट कर रहे, खुद के साथ पेयर बना रहे, तो वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएंगे। सेकेंड, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट करता है तो हमें उस रिलेशन में क्या मिलना चाहिए कि दूसरा एलिमेंट भी उस एलिमेंट के साथ रिलेशन में रखना चाहिए और वहाँ पर वो दोनों ही क्या होंगे, बिलोंग करेंगे आर सेट को, ठीक है। अब एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं कैसे। तो अगर 1 और 2 का पेयर है हमारे पास, ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, तो वहीं पर बी रिलेट 1 भी करना चाहिए। इस तरीके का जब ये दोनों पेयर्स हमें मिलेंगे किसी रिलेशन में तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जो थर्ड है वो क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में कैसा होता है कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है या फिर दूसरा एलिमेंट एंड दूसरा एलिमेंट तीसरे के साथ रिलेट कर रहा है, तो हमें कैसा सेट मिलना चाहिए, रिलेशन में कैसा पेयर मिलना चाहिए, ए रिलेट करेगा सी के साथ, ये मिलना चाहिए। और वो तीनों ए बी सी तीनों किसको बिलोंग करने चाहिए, रिलेशन आर को। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से अगर हम लोग लेंगे तो 1 रिलेट कर रहा है 2 के साथ, 2 रिलेट कर रहा है 3 के साथ, तो हमें इस रिलेशन सेट में क्या मिलना चाहिए, 1 और 3 का सेट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ हमने देख लिया। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई होंगे तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। सेकेंड जो क्या है, पार्शियल ऑर्डर, वो हम समझते हैं सॉरी। तो पार्शियल ऑर्डर में क्या होगा, उसमें भी हम 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, जो आप लोग देख रहे हो सेम होगा कि जब कोई एक एलिमेंट खुद के एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकेंड, यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, एंटी सिमेट्रिक को क्या चेक करना है, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक मतलब अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसका हमें ये जो दूसरा वाला पेयर है वो नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि अगर हम एग्जांपल में जैसे यहाँ देखे थे कि 1 2 के साथ पेयर बना रहा है तो 2 1 के साथ पेयर वाला नहीं होना चाहिए, और अगर तो वो क्या होगा, एंटी सिमेट्री होगा। मतलब सिंपली इस चीज़ को समझो कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा डेफिनेटली। तो हमें एंटी सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर वो सिमेट्रिक नहीं है इट मीन्स कि वो एंटी सिमेट्रिक है। एंड जो थर्ड रूल होता है वो सेम ट्रांजिटिव का ही होता है, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, जो हमने इक्विवेलेंस के लिए देख लिया था। तो पार्शियल ऑर्डर के लिए हमें क्या क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, दूसरा एंटी सिमेट्रिक एंड तीसरा ट्रांजिटिव। ये था पार्शियल ऑर्डर। एंड जो थर्ड है क्या, टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो टोटल ऑर्डर रिलेशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वो रिलेशन
पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है कि नहीं वो प्रूफ करना है, प्लस एक और प्रॉपर्टी यूज़ करना है, कंपेरेबिलिटी। क्या प्रूफ करना है? कंपेरेबिलिटी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। इसका मतलब कि अगर A ग्रेटर देन इक्वल टू B है, ठीक है, या तो A ग्रेटर देन इक्वल टू B होना चाहिए या फिर और B ग्रेटर देन इक्वल टू A होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन दोनों में से कोई एक हम लोग को मिलना चाहिए इस रिलेशन में, तो वो क्या होगा? कंपेरेबिलिटी को प्रूफ करेगा। तो टोटल ऑर्डर में हमें टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने हैं। क्या क्या? रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और कंपेरेबिलिटी, जो हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं, मैंने जैसे अभी जो भी चीज़ें बोला है, जिन लोगों ने भी नोट डाउन नहीं किया होगा उनके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक फॉर्मेट दे दी हूँ, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। तो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर दिया है, हम लोग को 2 ऑर्डर्ड पेयर दिया है, ठीक है, जो कैसे टाइप का है? इंटीजर टाइप का है, ठीक है, इंटीजर टाइप का है। तो हम लोग उसमें एक इंटीजर वैल्यू प्रूफ कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो इंटीजर वैल्यू जैसे कि मैंने लिया है, क्या क्या, मान लो मैं इसका इंटीजर वैल्यू ले लेती हूँ 1, यहाँ पर ले लेते हैं 1 एंड 2 का, और इनके लिए मैं ले लेती हूँ 2 और 1 का। ये हमने पेयर ले लिया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है कि x कैसे होना चाहिए? इफ़ एंड ओनली इफ़ x क्या होगा? लेस देन होगा u से। x किसके साथ रिलेट कर रहा है? u के साथ, और कैसे बोल रहा है? लेस देन। एंड उसी तरीके से y बोल रहा है ग्रेटर देन एंड v। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? तीनों के लिए इक्विवेलेंस, पार्शियल ऑर्डर और टोटल ऑर्डर, तीनों के लिए हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो आप देखिए क्या हमें यहाँ पर इनडायरेक्टली रिफ्लेक्सिव यानी 1-1 पेयर मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने कैसा वो दिया है? लेस देन दिया या ग्रेटर देन दिया है। तो इसलिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब ये ना तो पार्शियल ऑर्डर है और ना ही इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये तीनों रिलेशन नहीं है बेसिकली, ठीक है। आंसर होगा क्या? ये वाला। अब ये कब होता है रिफ्लेक्सिव, कब सेटिस्फाई करता है? तो अगर जब यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता, तो इक्वल्स टू के साइन होते, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता। और अभी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसलिए हमें ये पेयर नहीं मिल पा रहा है। और अगर वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ही नहीं है, इसका मतलब बाकी सब रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। जो है वो आपको ग्राफ से रिलेटेड दिया है। किससे रिलेटेड दिया है? ग्राफ के पोर्शन से दिया है। एंड जो ग्राफ का पोर्शन है उसमें आपको कैसे दिया है क्वेश्चन? कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, और चारों में पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हैं। कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ रहा है। तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं, ठीक है, कि क्या है। देयर एग्जिस्ट नो सिंपल अनडायरेक्टेड और कनेक्टेड ग्राफ विथ 80 वर्टाइसेस एंड 77 एजेस। मतलब बोल रहा है कि ये ग्राफ है जो कैसा है? सिंपल है, अनडायरेक्टेड है, कनेक्टेड है, जिसमें वर्टाइसेस यानी वर्टेक्स कितने हैं? 80 और एजेस कितने दिए हैं? 77। तो देखो सबसे पहले तो इनको देखने से पहले कितने एजेस होने चाहिए, कितने वर्टाइसेस, उसको देखने से पहले हम समझ लेते हैं ये 3 टर्मिनोलॉजी को। तो सिंपल क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ जहाँ पर उसमें कोई सेल्फ लूप नहीं होगा और ना ही पैरेलल एजेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा टाइप का ग्राफ ले लेती हूँ, ठीक है, और इसमें तो ये क्या हुआ? सिंपल ग्राफ हुआ। अगर मैं इस पर ऐसे सेल्फ लूप बना दूँ या इस तरीके का पैरेलल एजेस बना दूँ तो ये सिंपल ग्राफ नहीं होगा। तो ना तो पैरेलल एजेस होने चाहिए ना सेल्फ लूप होगा, तो वो सिंपल ग्राफ। अनडायरेक्टेड, जैसा कि अभी मैंने जो ग्राफ बनाया है वो कैसा है? अनडायरेक्टेड है, कोई भी एजेस में डायरेक्शन नहीं है, मतलब वो बाय डायरेक्शन के जैसे काम कर रहे हैं, तो वो कैसा कहलाता है? अनडायरेक्टेड ग्राफ। दूसरा कनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड ग्राफ हमेशा याद रखना, पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में एटलीस्ट 1 एजेस होने चाहिए, ठीक है।
तो वो क्या कहलाएंगे, कनेक्टेड ग्राफ। अब देखो वहाँ बस क्या बोला है, 80 वर्टाइसेस और 77 एजेस हैं। तो हम शॉर्ट एक एग्जांपल लेते हैं, उसके लिए वर्टाइसेस कम ले लेते हैं। हम लोगों को पता है कि अगर n नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं तो एजेस कितने होने चाहिए, n-1 होने चाहिए, ठीक है। तो अगर 80 वर्टाइसेस हैं, 80 वर्टाइसेस हैं तो एजेस कितने होने चाहिए, 79 एजेस होने चाहिए, है ना। तो यहाँ अब स्टेटमेंट देखिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो जी हाँ ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नो लिखा है कि ऐसा कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है जहाँ पर 80 वर्टाइसेस हो और 77 एजेस हो, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पर ऑल वर्टाइसेस ऑफ आइलर ग्राफ आर ऑफ इवन डिग्री। जितने भी वर्टाइसेस हैं आइलर ग्राफ के, उसके जो डिग्रीज हैं वो क्या है, इवन है। तो सबसे पहले हम आइलर ग्राफ देख लेते हैं क्या होता है। तो आइलर ग्राफ वो होते हैं जिसमें हम सारे एजेस में एग्जैक्टली एक बार विजिट करेंगे, वो एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली एक ही बार हम लोग को उसमें विजिट करना है, ट्रैवर्स करना है, रिपीट नहीं होना है। वर्टाइसेस रिपीट हो सकते हैं, ठीक, सिंपल। तो जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बता दूं कि मैं इस तरीके का एक ले लेती हूँ ग्राफ। तो ये आपका कुछ ग्राफ है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आइलर ग्राफ है, इसका मतलब हम हर एक एज में विजिट करेंगे और एग्जैक्टली एक बार, रिपीट नहीं होगा। तो जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट की, मैं यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मैं इस वाले एज में जा रही हूँ, फिर मैं इस वाले एज में यहाँ से ऐसे गई, देन और मैंने सारे एजेस को क्या कर लिया, ट्रैवर्स कर लिया, विजिट कर लिया, बिना उसको रिपीट किए। तो ये कैसा ग्राफ हुआ, एग्जैक्टली आइलर ग्राफ हुआ, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि उस हर डिग्री के हर वर्टाइसेस की डिग्री इवन होनी चाहिए। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको याद होनी चाहिए कि आइलर ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेस हैं उसकी डिग्री इवन होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस वर्टाइसेस की डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी भी 2 है। तो उस तरीके से सारे वर्टेक्स की डिग्री 2 है, मतलब कि इवन है, तो इवन होनी चाहिए। तो यस, ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। थर्ड देखते हैं हम। अब जो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एवरी सिंपल अनडायरेक्टेड कनेक्टेड एंड एसाइक्लिक ग्राफ विथ 50 वर्टाइसेस हैज़ एटलीस्ट 2 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 1। मतलब बोल रहा है कि एक सिंपल अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है जो कि कैसा है, मेन ध्यान एसाइक्लिक है, मतलब उसमें साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है। तो 50 वर्टाइसेस के साथ बोल रहा है और जिसमें एटलीस्ट 2 वर्टेक्स कैसे होंगे, 1 डिग्री वाले होंगे। कैसे होंगे, 1 डिग्री वाले होंगे। एग्जाम्पल से लेते हैं हम, 50 वर्टाइसेस का नहीं लेंगे, ठीक है, हम शॉर्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 5 वर्टाइसेस का लेते हैं। मान लो ये एक वर्टेक्स है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो ये एक हमने नॉर्मल ग्राफ ले लिया 5 वर्टाइसेस का। अब देखिए यहाँ पर वो क्या बोला है कि एटलीस्ट 2 वर्टाइसेस की डिग्री 1 होनी चाहिए। तो देखो ये फर्स्ट वाली की डिग्री 1 है और ये लास्ट वाली की भी डिग्री 1 है, बाकी सबका एक्स्ट्रा है ना। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या हुआ, प्रूफ हुआ, क्योंकि इसने बोला था एक कंडीशन एसाइक्लिक होना चाहिए, तो यहाँ कोई भी साइकिल नहीं क्रिएट हो रहा है। दूसरा बोला था 2 ऐसे वर्टेक्स होंगे जिनकी डिग्री 1 होगी, तो वो भी हमने प्रूफ किया। इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या है, ट्रू है। एंड जो लास्ट स्टेटमेंट है वो पूछा गया है बायपर्टाइट ग्राफ से। किससे पूछा गया है, बायपर्टाइट ग्राफ से, और बोल रहा है कि वो कैसा होगा, 2 कलरेबल होगा। तो याद रखिए बायपर्टाइट ग्राफ कैसे बनता है, हमारे पास बहुत सारे वर्टेक्स के सेट होते हैं। मान लो V1, V2, V3, V4, इतने सारे सेट्स हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो बायपर्टाइट कैसे करता है, इसको 2 सेट में डिवाइड कर देता है। एक मान लो मैंने A सेट ले लिया जिसमें मैंने पार्टीशन कर दिया V1 और V2 को रख दिया, और एक सेट ले लिया मैंने B, उसमें कन्वर्ट कर दिया V3 और V4 को। मतलब हम 2 डिसजॉइंट सेट में उसको इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर देते हैं। एंड लास्ट में फिर वो क्या होता है कि
जो पहले सेट का वर्टेक्स है वो दूसरे सेट के वर्टेक्स से जाके कनेक्ट होंगे, अपने सेट के वर्टेक्स से जाके नहीं कनेक्ट होंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी रहती है। जैसे मैंने ये ए के लिए इधर बना दिया, वी के लिए हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब मैं मान लो इसको इसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ, यहाँ भी ये कनेक्ट हो गया और ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये तो बायपोटाइट ग्राफ हुआ, पूछ रहा है टू कलरेबल होना चाहिए, तो क्या ये टू कलरेबल होगा? यस। ग्राफ कलरिंग का एक प्रॉपर्टी याद रखिए कि हमेशा जो एडजेसेंट वर्टाइसेस होते हैं, एडजेसेंट मतलब ये वाले, ठीक है, ये आपस में और ये आपस में, ये एडजेसेंट वर्टाइसेस है, वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए क्योंकि वो कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ बताइए आप मुझे V1 और V2 वर्टेक्स क्या कनेक्टेड है एक दूसरे से? नहीं है। V3 और V4 एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ के जितने भी वर्टेक्स है उसको मैं रेड कलर दे देती हूँ और इसको ब्लू कलर, तो कितने कलरेबल हो गए? टू कलरेबल। इसलिए जो स्टेटमेंट 4 था वो भी सही हुआ। तो टोटल हमारे पास कितने स्टेटमेंट सही हुए? 4 स्टेटमेंट सही हुए, तो इसका आंसर होगा। हमने एक एक स्टेटमेंट को प्रूव भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दिया है वो हमें क्या दिया है? मैच द फॉलोइंग दिया है। तो एक एक करके हम सभी टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है, सबसे पहले आपको क्या दिया है? प्लेनर ग्राफ दिया है, ठीक है। प्लेनर ग्राफ, तो प्लेनर ग्राफ क्या होता है? तो हमेशा याद रखिए एक ऐसा ग्राफ या किसी ग्राफ को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि उसके जितने भी एजेस हैं वो इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से क्रॉस नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ लेती हूँ, ठीक है, एंड ये कुछ इस तरीके का है। तो आप बताइए मुझे, क्या ये प्लेनर ग्राफ है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर दिया? एजेस को क्रॉस कर दिया। हमने अभी बोला कि ऐसा कोई भी एज नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, क्रॉस करे। तो क्या मैं इसे प्लेनर ग्राफ बना सकती हूँ? अब क्वेश्चन ये होता है, तो देख लेते हैं बना के। तो हमने ऐसा टाइप का बनाया और हम ये वाले पॉइंट को इस तरीके से जोड़ देते हैं। अब जो नेक्स्ट ग्राफ है उसको मैं इस तरीके से जोड़ देती हूँ, तो ये एक प्लेनर ग्राफ बन गया, ठीक है, जहाँ कितने कोई भी एजेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं है। तो ये क्या हुआ? प्लेनर ग्राफ हुआ। अब जो क्वेश्चन है कि प्लेनर ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो प्लेनर ग्राफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 4 कलरेबल, 4 कलरेबल। तो जैसे कि मैं यहाँ देखूँ, अगर इसको मैं कलरिंग करूँगी तो मैं इसको अगर रेड कलर करती हूँ तो क्या मैं इसको कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये उसके एडजेसेंट वर्टेक्स है, ये भी एडजेसेंट वर्टेक्स है और ये भी क्या है? एडजेसेंट वर्टेक्स है, डायरेक्टली कनेक्टेड है एजेस से। तो मुझे इसके लिए ब्लू कलर करना पड़ेगा, इसके लिए येलो और इसके लिए वाइट, इस तरीके का। तो देख लिया आपने कि 4 कलरेबल तो है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जा तो रहे हैं 4 कलरेबल, लेकिन क्या हमेशा ये 4 कलरेबल होगा? नहीं, एटमोस्ट 4 होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कैसा होगा ये? एटमोस्ट 4, मतलब इससे कम भी हो सकते हैं, एटमोस्ट 4 होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम बायपोटाइट ग्राफ। तो बायपोटाइट ग्राफ क्या होता है? हमने देखा था कि बहुत सेट ऑफ वर्टेक्स रहते हैं जिसको हम 2 डिसजॉइंट सेट में डिवाइड कर देते हैं, एंड देन फिर वो क्या होता है? एक सेट का वर्टेक्स दूसरे सेट के वर्टेक्स से कनेक्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायपोटाइट। और हमने देखा था कि वो कैसा होता है? 2 कलरेबल होता है। कैसा होता है? 2 कलरेबल हमेशा होगा, हमेशा याद रखिएगा। थर्ड जो चीज़ें बचती हैं वो पर्ट है और क्या है? CPM है। इन दोनों में से कोई होगा। पर्ट, तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। पर्ट क्या होता है? तो ये होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये जो होता है उसमें क्या करता है कि ये एक मैनेजमेंट टूल है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, जहाँ पर हम टाइम को एस्टिमेट करते हैं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट होने में, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट होने में कितना समय लग जाता है, टाइम कितना लग जाता है, वो क्या होता है? एस्टिमेट किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि उनका हमें फिक्स पता नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। अब जैसे रिसर्च क्या, तो रिसर्च में हमें किसी भी चीज़ का फिक्स्ड टाइम नहीं पता रहता है ना, वो रिसर्च होते जाता है, एट लास्ट जब हो जाता है तो हम बोलते हैं कि येस माय रिसर्च इज़ फिनिश।
सो जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है वो क्या करता है, टाइम को एस्टिमेट करता है। एक नॉर्मल रैंडम वैल्यू लेता है, ठीक है, उसको एक अप्रॉक्स वैल्यू बताता है कि हाँ आपका प्रोजेक्ट इतने समय तक बन सकता है, उससे पहले भी बन सकता है, उससे लेट भी बन सकता है, मतलब संभावना की बात करता है, प्रोबेबिलिस्टिक की बात करता है, प्रोबेबिलिटी की। तो इसलिए ये जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। नाम से पता चल रहा है प्रोबेबिलिटी की बात करता है, संभावना। यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल दिया जाता है और उसमें हम एक अप्रॉक्स करके वैल्यू लेके चलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। जो पार्ट होता है वो फोकस्ड रहता है किसमें, वो फोकस्ड रहता है टाइम एस्टिमेशन में, ठीक है, टाइम एस्टिमेशन और मिनिमाइज करने के लिए रहता है। टाइम को क्या करने की कोशिश करता है, मिनिमाइज, कि कितने कम समय में हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है CPM, तो ये जो होता है वो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, जो कि लास्ट एक बच गया हम लोग के पास क्या, डिटर्मिनिस्टिक। तो क्या होगा ये, डिटर्मिनिस्टिक, जस्ट अपोजिट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का। प्रोबेबिलिस्टिक में हम लोग प्रोबेबली देख रहे थे, अप्रॉक्स देख रहे थे, डिटर्मिनिस्टिक में हमें हर एक्टिविटीज़ की, वो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, इन सभी का टाइम हमें पता रहता है। यहाँ पर जो फोकस होगा वो किस में रहता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, किस में रहता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में रहता है। तो इस तरीके से आपको दिख गया कि किसका किसके साथ मैच होने वाला है, तो क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ते, ये जो है टॉपिक किस टॉपिक से लिया गया है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक से लिया गया है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक एक करके और समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो सपोज यू आर अ मैरिड, ओके, एंड यू एंड योर पार्टनर अटेंड अ पार्टी विथ 3 अदर मैरिड कपल। आप एक मैरिड कपल हैं, तो एक कपल यहाँ हो गया, उसके बाद आप एक 3 और मैरिड कपल के साथ पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। सेवरल हैंडशेक टू प्लेस, वहाँ बहुत सारे हाथ मिलाए जाते हैं, बोल रहा है। नो वन शूक हैंड्स विथ हिमसेल्फ, ओके, और हरसेल्फ और विथ देयर पार्टनर। कोई भी पार्टनर ना अपने आप से हाथ मिला सकता है, ना अपने पार्टनर से, ठीक है, ना अपने पार्टनर से हाथ मिला सकता है, ये पहला कंडीशन। एंड नो वन शूक हैंड्स विद द सेम पर्सन मोर देन वंस। और अगर कोई पर्सन किसी और व्यक्ति से हाथ मिला चुका है तो कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति से हाथ नहीं मिला सकता, मतलब एग्जैक्टली एक ही बार उसको हाथ मिलाना है। आफ्टर ऑल हैंड शेकिंग वॉज कम्प्लीटेड, जब सारे हाथ मिल जाते हैं, मिला लिया जाता है, तो सपोज यू आस्क्ड ईच पर्सन इंक्लूडिंग योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर से पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी हैंड्स दे हैड शेकन, कितने सारे हाथ उन्होंने मिलाए। ईच पर्सन गिव्स अ डिफरेंट आंसर, हर पर्सन अलग अलग आंसर देता है। हाउ मैनी हैंड्स डिड योर स्पाउस, यानी कि आपका पार्टनर कितने हैंड्स मिलाए हैं, शेक किए हैं, वो पूछ रहा है, ठीक। तो सिंपल हम लोग इसको समझते हैं कि मान लो जो पहला मैरिड कपल है उसको मैं नाम दे देती हूँ इस तरीके से, ये जो है वो क्या है, मेल है, और ये जो है वो फीमेल है, मतलब स्मॉल ए फीमेल को डिनोट कर रहा है, कैपिटल ए मेल को डिनोट कर रहा है। अदर जो 3 कपल है उसको मैं इस तरीके से लेती हूँ, ये सी, ये स्मॉल सी, ये कैपिटल डी और ये स्मॉल डी, अदर 3 कपल्स। अब बताइए मुझे यहाँ टोटल कितने पर्सन हैं, तो टोटल 8 पर्सन है, 4 कपल्स हैं, मतलब 8 पर्सन हुए। कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला कंडीशन क्या बोलता है कि कोई भी पार्टनर ना खुद से हाथ मिला सकता है, ना अपने पार्टनर से हाथ मिला सकता है, सभी पार्टनर के लिए अलाउ है। तो 2 लोग कम हो जाएंगे, तो 8 में 2 कम हो गया, मतलब 6 कपल्स, सॉरी 6 पर्सन्स बचे, ठीक है। अब इस 6 पर्सन में ही जब वो ये जो पहला वाला ए है वो जब पूछता है बाकी लोगों से, तो उन लोगों ने इन 6 पर्सन में से ही आंसर बताएंगे कि कोई बोलेगा मैं 1 से मिलाया हूँ, कोई बोलेगा 3 से मिलाया हूँ, कोई बोलेगा 6 से मिलाया हूँ, इस तरीके से। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। ये जो ए है उसने पूछा किससे, इस कैपिटल बी से पूछ रहा है कि आपने कितने हाथ मिलाए, तो ये क्या जवाब दे सकता है, हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। ये बोलेगा कि मैं 6 पर्सन से मिलाया हूँ, तो उसका जो
उसकी जो वाइफ होगी, उसकी जो पार्टनर होगी, वो क्या बोलेगी? 0। अब ये 0 क्यों बोलेगी? आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि 0 क्यों बोलेगी? इसलिए क्योंकि आप एक कंडीशन देखें कि कोई भी पर्सन एक बार से ज़्यादा हाथ नहीं मिलाएगा। तो अगर ये बी इससे भी हाथ मिलाया है, इससे भी, इससे भी और इन दोनों से भी, तो कोई बचा क्या हाथ मिलाने के लिए? इससे नहीं बचा, इसलिए ये क्या हो गया? 0। उसी तरीके से ये जो कैपिटल सी है, उससे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 5 हाथ मिलाए हैं उनने, तो उनका जो पार्टनर होगा, ठीक है, उनकी जो पार्टनर होगी वो क्या बोलेगी कि मैं 1 से हाथ मिलाई। ठीक, उसी तरीके से जब ये डी से पूछा जाएगा तो वो बोलेगा 4, तो उसकी पार्टनर बोलेगी क्या? 2। और उसी तरीके से ये जो ए है वो 3 और उनकी वाइफ जो है वो 3 से मिलाएगी। ठीक है, तो एट लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था? सभी का डिफरेंट आंसर होना चाहिए, सब डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। लास्ट में वो पूछता है कि आपका पार्टनर, जो पहला मैरिड कपल, जो ये ए सबसे पूछ रहा था, तो इसकी जो पार्टनर है वो कितने हाथ मिला रही है? 3। तो आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, अब हमने यहीं बस क्यों रखा कि ये 3 को ही क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि बाकी जिन से उन्होंने पूछा आंसर, तो वो सब कैसे जवाब देने थे? डिफरेंट देने थे, इस वजह से तो हमने ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए कि सभी का आंसर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और हमें पता चल गया लास्ट में कि जो उसकी पार्टनर थी वो कितने हाथ मिलाई थी? 3। तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो टॉपिक बुलियन अलजेब्रा से लिया गया। बुलियन अलजेब्रा, यहाँ पर सबको 4 कुछ स्टेटमेंट्स दिया और उन स्टेटमेंट्स में पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताते जाएंगे। तो जो पहला स्टेटमेंट है हम लोग का क्या बोल रहा है? अ बुलियन अलजेब्रा विथ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ बुलियन अलजेब्रा विथ 5 एलिमेंट। बोल रहा है कि जो बुलियन अलजेब्रा है वो 5 एलिमेंट के साथ एग्जिस्ट होता है, बोल रहा है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। हमें पता है कि कोई भी बुलियन अलजेब्रा है उसका एलिमेंट हम लोग को निकालना है, तो हमेशा याद रखिए वो 2 के पावर n से निकलता है। किससे निकलता है? 2 का पावर n होता है। मतलब हम n की वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 1, तो क्या हो जाएगा? 2। अगर मैं 2 लूँगी तो 4 हो जाएगा। उसी तरीके से 3 लूँगी तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये कैसे टाइप का हो रहा है? हमेशा इवन नंबर्स दे रहे हैं ना, हमें इवन एलिमेंट्स दे रहे हैं। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 5 एलिमेंट्स होना चाहिए। तो आप बताइए क्या यहाँ पर हमें 5 एलिमेंट्स मिले? नहीं मिले। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि जो स्टेटमेंट ए है वो तो गलत है। यहाँ क्या बोल रहा है? ऑल स्टेटमेंट करेक्ट। तो ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि हमने पहले स्टेटमेंट को क्या बोल दिया है? रॉन्ग बोल दिया है। सेकेंड बोल रहा है सभी गलत है, तो अभी हम और 3 को चेक करना बचा है बाकी लोगों को। फिर यहाँ पर जो ए स्टेटमेंट था वो क्या था? रॉन्ग था। और यहाँ करेक्ट की बात की है, इसलिए ये ऑप्शन ये भी चला गया। सेकेंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बुलियन अलजेब्रा हैज़ अ यूनिक कॉम्प्लीमेंट। हर एलिमेंट होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे बुलियन अलजेब्रा का, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कैसे होंगे? यूनिक होंगे बोल रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये ए डैश इस तरीके का। अगर ए कोई एलिमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। ठीक, तो इसको हमें प्रूफ करना है और इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ लॉज याद रखने हैं, बुलियन लॉज याद रखने हैं। बेसिक लॉ है वो हमें याद रखने हैं और उसी के थ्रू हम क्या करेंगे? उसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट लिए हमने बुलियन अलजेब्रा का ए, ठीक है, जो बिलोंग कर रहा है उस बुलियन अलजेब्रा में। अब मैं बोल रही हूँ कि इसका मैं क्या लूँगी? कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट का कोई 2 कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं हम इस तरीके से, ठीक है, और इन दोनों कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा इसका एलिमेंट का, उसको हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। अगर वो इक्वल प्रूफ हो गया मतलब वो यूनिक होगा, और अगर नहीं हुआ तो यूनिक नहीं होगा। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ये ए डैश और ए डबल डैश क्या इक्वल प्रूफ हो रहे हैं दोनों? तो उसके लिए हमें कुछ प्रूफ करने के लिए हम ये लॉज हमें याद रखने हैं। बेसिक लॉ है, पहला कॉम्प्लीमेंट लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज़ करेंगे,
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज़ करेंगे तो हम इस ए डैश को उस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश करके। तो मैंने जैसे ए प्लस ए डैश कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई, ठीक है। एंड अगर मैं ए डॉट ए डैश करूँगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये हम ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। उसी तरीके से सेकेंड जो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट है उसको भी ले बना सकते हैं, ए प्लस ए डबल डैश, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ए डॉट ए डबल डैश तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक एक करके इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ए डैश की वैल्यू निकालूंगी, तो बाय आइडेंटिटी लॉ से हम इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट जो लॉ लगाएंगे वो आइडेंटिटी, क्या कि ए डैश है तो हम यहाँ ले सकते हैं ए डॉट 1, ओके, ए डैश डॉट 1, ओके, ए डैश डॉट 1। इस तरीके से हम यहाँ आइडेंटिटी लॉ लगाए हैं। अब आइडेंटिटी लॉ लगाए हैं तो जहाँ जहाँ आप ए डैश है वहाँ हमें क्या इंट्रोड्यूस करना है, ए डबल डैश को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ आप ए डैश है उसकी जगह हम ए डबल डैश को लिखेंगे। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, अब देखो इस 1 की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने बोला अभी ए डबल डैश लेना है ना, तो ए डैश तो ऐसे ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डबल डैश। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। इसको आगे सॉल्व करोगे कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो थर्ड लॉ लगेगा वो क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो ये आगे सॉल्व होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, प्लस ए डैश डॉट ए डबल डैश। अब ये देखो ये जो लॉ है ए डैश डॉट ए, उसकी वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगी। एंड ए डैश डॉट ए डबल डैश, कोई भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करो सेम देता है, तो लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस ए डैश सॉरी ए डैश डॉट ए डबल डैश। ये जो हमारा आंसर आया वो फाइनल आंसर आया किसका, ए डबल डैश की वैल्यू निकली, ठीक है, ए डैश डॉट ए डबल डैश। उसी तरीके से हम ए डबल डैश की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो जब ए डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे सेम इसी के जैसे ही हमें सिमिलरली प्रूफ करना है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ए डबल डैश इक्वल्स टू, अब ए डबल डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, ए डबल डैश डॉट 1 से लिख सकते हैं। इस 1 को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमेशा याद रखना अब जब हम ए डबल डैश को कर रहे हैं तो यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे ए डैश को, ठीक है, इसके जगह हम ए डैश को लिखेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, ए प्लस ये कुछ इस तरीके से ए प्लस ए डैश होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये किस तरीके से लिखाएगा, ऐसा ए डबल डैश डॉट ए डैश, ओके। तो यहाँ पर देखिए प्लस ए डबल डैश डॉट ए डैश, तो लास्ट आंसर हम लोग का क्या निकलेगा, डबल डैश डॉट ए डैश, मतलब कि ये इस तरीके से आया। तो अब देखिए आप ए डैश की वैल्यू और ए डबल डैश की वैल्यू सेम है, उसका जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, ठीक है। तो कैसे सेम हुए, बाय कम्यूटेटिव लॉ से, कि अगर x प्लस वाई है तो y प्लस एक्स भी होगा, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ से क्या हुआ, हैंस प्रूफ हो गया, सेम हो गया। और हमको यही प्रूफ करना था कि जो दो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट के दो कॉम्प्लीमेंट होंगे, वो कैसे होंगे, जब इक्वल प्रूफ होंगे तो वो यूनिक कहलाएंगे, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे, यूनिक कहलाएंगे। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट था सेकेंड वाला कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ बुलियन अलजेब्रा हैज़ अ यूनिक एलिमेंट, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, करेक्ट हुआ, ये स्टेटमेंट सही हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, मतलब ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि ओनली बी करेक्ट है। अब ये लास्ट क्या बोला है, डी करेक्ट है क्या, हम चेक कर लेते हैं। तो डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ टू बुलियन अलजेब्रा इज ऑलवेज ऑल्सो आ बुलियन अलजेब्रा, सही है। कोई भी दो बुलियन अलजेब्रा का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा आंसर किस में देगा, बुलियन अलजेब्रा में देगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके का है, तो फिर से
कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन टॉपिक से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, 4 पर्सन है, 4 पर्सन है, PQRS आर इन पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में है, एंड वन ऑफ देम हैज़ अ कमिटेड क्राइम, एक किसी ने क्राइम किया है इन 4 लोगों से, दे कन्फेस एज फॉलोस। और जैसे कि आपको दिख रहा है कि हाईलाइटेड पोर्शन में कि ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट किया गया है गेट CS से 2019 ईयर में, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और उनको देखेंगे कि क्या हो रहा है। इसमें बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, कोई भी एक ही स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, और वही फॉल्स जो रहेगा वो क्या करेगा, क्राइम किया है ये कंफर्म हो जाता है, वो गिल्टी पर्सन होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक टेबुलर फॉर्मेट बना लेते हैं जिससे ज़्यादा इजी होगा समझने में। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं लाइन बाय हर लोगों को कि वो क्राइम किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि P ने क्राइम किया है, P ने क्राइम किया है। अब एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि सही है कि गलत। पहला जो स्टेटमेंट है, पर्सन P बोल रहा है कि Q डिड इट, पर्सन P बोल रहा है कि Q ने किया है, पर हमने क्या माना है, कौन किया है क्राइम, P, तो उस हिसाब से ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। सेकेंड, पर्सन Q S डिड इट, पर्सन Q बोल रहा है S ने किया है, गलत हो जाएगा क्योंकि हमने P को माना है। पर्सन R बोल रहा है आई डिड नॉट डू इट, तो ठीक बोल रहा है ये स्टेटमेंट क्योंकि हमने P को माना है ना कि वो क्राइम करा, और R अपनी ही बोल रहा है कि मैं नहीं किया हूँ, तो सही है। एंड एट लास्ट जो पर्सन S है वो क्या बोल रहा है, Q लाइड, तो Q क्या बोल रहा है, S ने किया है, तो सही बोल रहा है। Q सही बोल रहा है कि नहीं, सॉरी, Q क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है कि S ने किया है, क्योंकि हम बोल रहे हैं P ने क्राइम किया है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो सही होगा, Q लाइड, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। हमें लास्ट में एग्जैक्टली क्या चाहिए था, एक स्टेटमेंट फॉल्स चाहिए था, बट यहाँ कैसे निकल गए, 2 स्टेटमेंट फॉल्स निकल गए। तो क्या P ने क्राइम किया है, नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि अगर उसने क्राइम किया होता तो बाकी सब स्टेटमेंट ट्रू होते और एग्जैक्टली एक स्टेटमेंट फॉल्स होता। अब हम लोग देखते हैं कि क्या R ने, अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि R ने क्राइम किया है, और इसी तरीके से सारे स्टेटमेंट को देखते हैं। तो P बोल रहा है Q ने किया है, गलत बोल रहा है क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, R ने किया है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स। Q बोल रहा है S ने किया है, गलत बोल रहा है। R बोल रहा है मैंने नहीं किया है, तो ये क्या बोल रहा है, मैंने नहीं किया है, झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि हमारे एज्यूम के अकॉर्डिंग R ने ही क्राइम किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड एट लास्ट पर्सन S बोल रहा है Q लाइड, तो यस Q लाई बोल रहा है क्योंकि Q बोल रहा है S ने किया है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो R ने भी क्राइम नहीं किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं S के बारे में। तो अब एज्यूम करते हैं कि S ने क्राइम किया है। अब S ने क्राइम किया है मतलब P बोल रहा है Q ने किया है, गलत। Q बोल रहा है S ने किया है, सही बोल रहा है, हम S को ही क्राइम मान रहे हैं, क्राइम किया है करके, तो ट्रू। R बोल रहा है आई डिड नॉट डू इट, तो सही बोल रहा है। एंड एट लास्ट जो पर्सन S है वो बोल रहा है Q झूठ बोल रहा है, Q बोल रहा है कि S ने किया है, पर Q तो सही बोल रहा है ना, हमने S लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। तो यहाँ 2 फॉल्स स्टेटमेंट आ गए, इसका मतलब S ने भी नहीं किया। अब ये तो हमको पता चल गया कि क्राइम किसने किया है, तो Q ने किया है। अब हम लोग देख लेते हैं भाई कि उसमें कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है कि नहीं। तो पर्सन P बोल रहा है Q ने किया है, हाँ, हम एज्यूम भी Q के लिए कर रहे हैं, तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट Q बोल रहा है S ने किया है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। R बोल रहा है मैंने नहीं किया है, तो सही होगा। और S बोल रहा है Q झूठ बोल रहा है, मतलब Q बोल रहा है कि S ने किया है, तो ये क्या होगा, Q, मतलब ये जो स्टेटमेंट है S वाला स्टेटमेंट वो सही होगा।
तो यहाँ बस आप देख रहे हैं कि कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स आया है ये, और हमें एग्जैक्टली लास्ट में वही चाहिए था कि एक स्टेटमेंट फॉल्स चाहिए था। इसका मतलब जो क्राइम किया है वो कौन है? क्यू है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2 क्यू। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए। अब हम देखते हैं आगे के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो 2 स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है वो पर्ट से रिलेटेड बोल रहा है कि उसका जो मेन फोकस होगा वो मिनिमाइजिंग टाइम के लिए होगा। तो इससे पहले हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि पर्ट का मेन फोकस मिनिमाइजिंग टाइम के लिए रहता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो टॉपिक वाइज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाइज है। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।